नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने और हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया। स्वागत करते हैं सिंधिया साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। एक जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि कौन संभालेगा कमान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। अभी तक बहुत सारे संशय हैं, स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। आप आएंगे, कमलनाथ जी आएंगे, दिग्विजय सिंह जी की वापसी होगी या अरुण जी कंटिन्यू करेंगे? कांग्रेस संयुक्त रूप से मैदान में खड़ी है। हम सब एक साथ मिलकर मैदान में खड़े हैं और हमारी सोच और विचारधारा है कि ये अब केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं रही, ये अब जनता की लड़ाई है। 14 साल से जो बीजेपी का शासन मध्य प्रदेश में रहा है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश को एक अंधेरों की तरफ ढकेला गया है, एक नई सोच विचारधारा के साथ एक नई विकास और प्रगति का रास्ता का चयन करते हुए कांग्रेस एक नई पृष्ठभूमि बनाएगी। लेकिन ये क्या वजह है कि जब भी कांग्रेस के विरोध की बात आती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सिर्फ आपको टारगेटेड करते हैं, आप पर निशाने साधते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं वो? यानी उनके पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट है कि आप फिर सक्रिय होंगे? शायद ये प्रश्न आपको तो उनसे ही पूछना चाहिए और शायद मेरे लिए एक विशेष जगह है उन सब के लिए उनके दिल में, तो शायद इसलिए टारगेट किया जाता है। पर मेरी सोच विचारधारा स्पष्ट है। मैं कांग्रेस का साधारण सिपाही हूँ और पिछले 15 वर्षों में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना मैं अपना दायित्व नहीं मानता हूँ, मैं अपना धर्म मानता हूँ। और चाहे वो एक सांसद के रूप में रहा हो, चाहे वो एक केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में रहा हो, या चाहे वर्तमान में एक मुख्य सचेतक के रूप में रहे हो, या मध्य प्रदेश की भी अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसी मुस्तैदी से मैं निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आपने अभी आप पिछले दिनों फेसबुक पे लाइव थे, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा भी कि आप फिर से एक बार सक्रिय हों और आप कमान संभालें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। तो आपको लगता है कि ज़रूरत है आपकी यहाँ एमपी में? मैं तो मध्य प्रदेश के लिए समर्पित सदैव था, आज भी हूँ और सदैव रहूँगा। और मध्य प्रदेश में वैसे भी हर महीने 5 या 6 दिन में सदैव मध्य प्रदेश में रहता हूँ। लेकिन ये निर्णय कांग्रेस हाईकमांड को लेना होगा और जो निर्णय कांग्रेस हाईकमांड लेगी उसका निर्वाह करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे ही आपकी सक्रियता बढ़ती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी ये साबित करने में लग जाती है कि सीएम जो है वो बहुत आम आदमी है और आप महाराज हैं, तो कैसे ये पूरी जो इमेज है आम आदमी की इमेज प्रवीण जी आपको हो गए मेरे साथ अभी पिछले 2.5 घंटे, और आप स्वयं अपने दर्शकों को आप अपने अनुभव के बारे में बता दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। आप मैं अपने बारे में कहूं वो सही नहीं होगा। मैंने सदैव माना है कि मेरी मेहनत, मेरी कार्यशैली और मेरा एक लगाव मेरे लिए उदाहरण होना चाहिए और मेरे बारे में एक उदाहरण होना चाहिए। और स्वयं के बारे में कुछ कहना मैं नहीं मानता कि उचित हो, क्योंकि दूसरों का फीडबैक लेना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जरूर कहूँगा कि ज़िंदगी में मानता हूँ कि मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं होता और समय समय पर आत्मावलोकन करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने ज़िंदगी, अपने रास्ते को एक अच्छे रास्ते पे आप ले जा पाओगे तो उससे आपकी वृद्धि ही होगी। तो सदैव कॉर्स करेक्शन की ज़रूरत है और जिस लक्ष्य के प्रति लगाव हो उस लक्ष्य की पूर्णता एक निष्ठा के साथ उस लक्ष्य के प्रति कार्य करना। और मेरे लिए वो लक्ष्य है जनसेवा, मेरे लिए वो लक्ष्य है विकास और प्रगति। राजनीति से हटकर मेरा आकर्षण ज़्यादा उस क्षेत्र में रहा है और इसलिए पिछले 15 वर्षों में चाहे मेरा संसदीय क्षेत्र रहा हो, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो और चाहे पूरे मध्य प्रदेश के लिए जो भी मौका मुझे मिला हो, मंत्री के रूप में, साधारण सांसद के रूप में, रेल सुविधाओं के मामले में, ऊर्जा के मामले में, अनेक मुद्दों पर। ग्वालियर चंबल संभाग के आपके कुछ जिले कुपोषण से बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कुपोषण बड़ी समस्या है और उसके कारण बदनामी भी बहुत होती है उस इलाके की। आपने कई बार चिट्ठियां भी लिखी, आपने केंद्रीय मंत्री को भी लिखी, यहाँ भी। क्या हल आपको लगता है? कुपोषण एक श्राप है, मैं मानता हूँ। और कोई भी सरकार जो अपने प्रदेश में कुपोषण का अंत न कर पाए तो वो सरकार अपने प्रदेश का भविष्य को नीलाम कर रही है। और आज मध्य प्रदेश में
जी। चाहे वो श्योपुर जिला हो ग्वालियर चंबल का, चाहे वो झाबुआ हो, चाहे वो रतलाम हो, चाहे वो बालाघाट हो। 13 लाख बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं हमारे मध्य प्रदेश में। इससे बड़ा श्राप मैं मानता हूं नहीं हो सकता जी। मध्य प्रदेश के विरुद्ध। और ये सरकार पूरी तरह से लाचार है। मैंने केंद्र सरकार के मंत्री मेनका गांधी जी से मैं मिला हूं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। लेकिन वास्तविकता है कि कुपोषण जैसे संवेदनशील मामले में भी अगर कुछ इस प्रदेश में हो रहा है तो केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। इतने बड़े बड़े मामले हुए, व्यापम हुआ, आईएसआई का कनेक्शन बीजेपी वाला मामला हुआ, और भी बहुत सारे करप्शन के मामले हुए। अभी तक कांग्रेस ऐसी संगठित नहीं दिखी जैसी अब दिख रही है कि आप तमाम बड़े लीडर आ रहे हैं। क्या यही वजह है कि उनको माइलेज मिलता रहा बीजेपी को और वो आगे जाते रहे? अब मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब समय आ चुका है कि मध्य प्रदेश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को साथ मिलकर काम करना है, और भविष्य की रणनीति होगी 2018 के चुनाव तक। क्या एजेंडे होंगे 2018 का चुनाव? हमारा कांग्रेस एजेंडा किन बहुत मुद्दों पर साफ है लड़ेगी? कि जो इस सरकार ने दीमक की तरह मेरे प्रदेश को अंदर से खोखला करने की कोशिश की है। आज भ्रष्टाचार का एक प्रदेश व्यापक मामला है, चाहे अवैध उत्खनन का हो, चाहे व्यापम का हो, हवाला कांड हो जो अभी कटनी में पकड़ा गया, जिसमें सरकार के मंत्री स्वयं उसमें लिप्त हैं कहा जा रहा है। चाहे आप सामाजिक न्याय की बात करो, स्वास्थ्य की सुविधाएं की स्थिति आप देखो, अनेक जिलों में आईसीयू बंद हो चुकी हैं, 62% डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, 40% कंपाउंडर के पद रिक्त हैं। चाहे शिक्षकों की आप बात देखो, शिक्षा के क्षेत्र में 62,000 शिक्षकों के पद आज भी रिक्त हैं। संविदा शिक्षकों को पूर्ण रूप से उन पर ध्यान नहीं रखा जा रहा। चाहे आप आंतरिक सुरक्षा का मामला देखो, जो आईएसआई का जासूसी नेटवर्क की हम लोग बात करें, अनेक मुद्दे हैं हमारे सामने जहां ये सरकार, चाहे महिला सुरक्षा की हम बात करें, टॉप पर है मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में। बिल्कुल। तो मैं इस बात से भौचुक हूं कि आगे की मध्य प्रदेश की एक मानचित्र हमें बनानी होगी। नौजवानों का क्या हमारा एजेंडा है, महिलाओं के लिए हमारा क्या एजेंडा है, किसानों के लिए हमारा क्या एजेंडा है, सेक्टर स्पेसिफिक हमारा क्या एजेंडा है, और क्षेत्र स्पेसिफिक हमारा क्या एजेंडा है। महाकौशल की क्षमताएं अलग हैं, मालवा की क्षमताएं अलग हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की क्षमताएं अलग हैं, बुंदेलखंड की क्षमताएं अलग हैं। तो एक शिल्पकार की जरूरत है जो एक एक हमारे संभाग वाइज हम लोगों की, हमारे क्षमताओं का एक निखार निकल पाए और उसका मानचित्र के आधार पर कार्य कर पाए। वो शिल्पकार ही तो मैं जानना चाह रहा हूं, वो शिल्पकार कौन होगा कांग्रेस से? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं इसका उत्तर कैसे दूं आपको? कांग्रेस ही तय करेगी कि कांग्रेस ही तय करेगी। अगर आप डिप्लोमेटिक आंसर चाह रहे हो तो मैं कह रहा हूं आपको कांग्रेस ही तय करेगी। तो वो और अगर आप क्यों नहीं होने चाहिए? तो ये निर्णय हाईकमांड लेगी। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं, और कांग्रेस के सिपाही के रूप में ही मैंने 15 साल कार्य किया है। बहुत सारी बातों से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि कोई राम राज्य के से हालात एमपी में नहीं है। फिर भी क्या वजह है कि राम का नाम लिया जाता है, जो भी बाई इलेक्शन होते हैं राम का नाम लिया जाता है, राम राज्य का सपना दिखाया जाता है, पर वास्तविकता जीत जाते हैं ये लोग। वास्तविकता अलग है। तो इतना असंतोष है लोगों के मन में, असंतोष है। हम बाकी जगह भी देखते हैं कि लोगों के मन में गुस्सा है सरकार को लेके, लेकिन जब भी कोई उपचुनाव हुआ जीत जाते हैं। शहडोल जीत गए, बाकी जगह जीत जाते हैं। प्रवीण जी, ये आपके तथ्य आप जरा ठीक से देखो। आप अगर 2003 से आप आंकड़े देखो 2017 तक, 14 साल के आंकड़े देखो, ये वास्तविकता है कि साधारण तौर पर सत्ता पक्ष उपचुनाव जीतता है, किसी भी राज्य में आप देख लो। लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सत्ता पक्ष उस उपचुनाव के दरमियान भी वो चुनाव वे हारे हैं। शिवपुरी का बाई इलेक्शन 2006 का, सांवेर का बाई इलेक्शन इंदौर के करीब, रीवांचल में लोकसभा चुनाव था, मुझे लगता है सीधी का हारे हैं, खरगोन का उपचुनाव हारे हैं। तो कई ऐसे उपचुनाव जहां हारे हैं, लेकिन क्या वे संतोषजनक हम मान सकते हैं? नहीं। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर हमें अपने आप को मजबूत करना होगा।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करेंगे उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के बारे में। आप देखते रहिए आमने सामने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आज बात कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से। कुछ आपसे निजी बात करता हूं मैं, आपसे जुड़ी हुई। बचपन में आपको कार रेसिंग का, मतलब जो आप स्कूली दिनों में, कॉलेज के दिनों में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपको कार रेसिंग का शौक था और शायद एक एक्सीडेंट के कारण ही फिर आपको भेजा बोर्डिंग में, या फिर कुछ और वजह थी पापा ने आपके? नहीं, मैं तो मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। मेरी बचपन की पढ़ाई मुंबई में हुई थी। कार रेसिंग शौक था लेकिन आपको कार तेज चलाना? नहीं, कार रेसिंग का शौक तो नहीं, पर गाड़ियों में शौक थी। हर बच्चे की शौक होती है। तो मैं मुंबई में 8वीं क्लास तक पढ़ रहा था जी। और उस समय मेरी बहन को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। और उस समय मेरे माता पिता ने निर्णय लिया कि दोनों भाई बहन को भी साथ में रखना चाहिए, और इसलिए मुझे भी उनके करीब के बोर्डिंग में ही मुझे भेजा गया। तो मेरी बहन को देहरादून भेजा गया था बोर्डिंग स्कूल में, और इसलिए मैं भी देहरादून गया था बोर्डिंग स्कूल में। लेकिन आपका स्कूल अभी भी बहुत बड़ा स्कूल है, सिंधिया स्कूल, तो बजाय सिंधिया स्कूल के दून स्कूल भेजने की उसके पीछे कारण था। उसके पीछे ये कारण था कि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मेरे इर्द गिर्द घर का वातावरण हो। वे चाहते थे कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण में भेजा जाए जहाँ रफ एंड टफ इन्वायरमेंट हो, जहाँ वे अपने क्षमताओं के आधार पर आगे अग्रसर हो पाएँ, और थोड़ा घर से दूर भेजा जाए। आपके फादर बहुत करिश्माई व्यक्तित्व था उनका। यदि आपको मध्य प्रदेश की और लोग उसमें उनकी जो छवि है वो आप में देखते हैं, आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं। यदि आपको एमपी की सेवा करने का मौका मिला तो क्या मेजर बदलाव आप करेंगे मध्य प्रदेश में? क्या बड़े बदलाव आप लाएंगे यदि आपको मौका मिला? मध्य प्रदेश में मैं नहीं मानता कि कोई इतनी बड़ी सोच होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्रदेश में क्षमताएं बहुत हैं। हमारे प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है योजनाओं के लिए। किस बात की कमी है? कमी है एक सबसे महत्वपूर्ण, लगनशीलता की कमी है। भ्रष्टाचार व्यापक है, तो पहला भ्रष्टाचार का समापन हमें करना होगा। दूसरी बात, अगर 1 रुपए की राशि आवंटित हुई है किसी कार्यक्रम के लिए, तो 1 रुपए 5 पैसे का काम होना चाहिए। गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए। जो लोग गुणवत्ता के आधार पर कार्य न करना चाहें उनको ब्लैकलिस्ट करके उस क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 3, समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। अगर आपको 5 साल दिया गया है तो उस 5 साल में जो भी योजना आप तय करो, समय सीमा के आधार पर जो टारगेट डेट आपने लगाया है उस टारगेट डेट पर क्रियान्वयन करके जनता को वो समर्पित होना चाहिए। आपकी पहली मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। शिवपुरी में मैंने पेयजल की योजना स्वीकृत करवाई थी 2008 में। 2008 के अप्रैल में, अगस्त के महीने में मैंने पहला किश्त केंद्र सरकार से भिजवा दिया था प्रदेश सरकार को। आज हम 2017 में बैठे हुए हैं, आज तक वो योजना क्रियान्वयन नहीं हुई है। आज तक उस योजना की राशि 3.5 गुना बढ़ चुकी है। अगर ये खिलवाड़ प्रदेश की जनता के साथ नहीं है तो क्या है? अगर ये 2-3 चीज हम ठीक से कर पाए, मार्ग प्रशस्त होगा मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त मैं मानता हूं 2 चीजें हमें जरूर करना है। वातावरण इस प्रदेश में हमें हर आम जन के लिए सुरक्षित बनाना है। जो दलितों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, जो आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इसका समापन होना चाहिए। उसी के साथ औद्योगिकरण की बहुत ज़रूरत है मध्य प्रदेश में। हम कहते हैं कि हम राष्ट्र के हृदय में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल इन्वेस्टर्स मीट होने के बाद भी आज भी मेरे मध्य प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश में एक भी नया संयंत्र क्यों नहीं लगा? घोषणा वीरों की बहुत घोषणाएं होती हैं, जमीन पर कुछ अमल नहीं होता। हर साल इन्वेस्टर मीट बुलाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, 3 लाख करोड़ के एमओयू घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन आज तक एक संयंत्र मध्य प्रदेश में नहीं लगा। नौजवानों को रोजगार उत्पन्न कराने के लिए औद्योगिकरण की बहुत ज़रूरत है। और उसी के साथ
ग्रामीण अंचल में कृषि के लिए सोयाबीन की सबसे द्वितीय उत्पादन अगर देश में कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। अनेक फसलों का बहुत सारा उत्पादन है, लेकिन हमारे यहाँ वैल्यू चेन में आगे जाने की कोई क्षमता नहीं। फूड प्रोसेसिंग हमें लाना होगा, इसलिए मैंने गुना में स्पाइस पार्क लगाया है 50 करोड़ का, ताकि जो किसान उत्पादन करता है उस उत्पादन, चाहे वो लहसुन हो चाहे जो भी मसाला हो, उसका पूरा पूरा वैल्यू भी उसको मिल पाए। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा, ऊर्जा के संयंत्र लगाने होंगे, नए बांध बनाने होंगे एक एक गांव में। एमओयू तो कर रही है सरकार इस पूरे मसले को। देखिए, अगर आप और हम एमओयू से खुश होंगे ना, आपकी और हमारी जिंदगी निकल जाएगी, वो एमओयू का फाइल हमको वहीं दिखेगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुछ और मसलों पर बात करेंगे। आप देखते रहिए आमने सामने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आज बात कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे। यूपी में इस तरह के गठबंधन की नौबत आई समाजवादी पार्टी से, जिसे लेके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी आए दिन उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। यूपी चुनाव के नतीजों को लेके कितना आशान्वित हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है प्रवीण जी। मैंने समय भी बिताया है इस यूपी के प्रचार में, इस कैंपेन में, अभियान में, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई उमंग है यूपी की जनता के समक्ष। राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी में जनता एक नौजवान जोड़ी दिखती है, एक संकल्प जोड़ी दिखती है, एक जोड़ी जिसका संकल्प है धर्मनिरपेक्षता, उदार विचारधारा, सांप्रदायिक सद्भाव, एक विकास और प्रगति की सोच विचारधारा की जोड़ी दिखती है। एक नए उज्जवल उत्तर प्रदेश की जोड़ी जो 21वीं सदी नहीं लेकिन 22वीं सदी में उत्तर प्रदेश को ले जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस जोड़ी में प्रदेश की जनता का पूरा विश्वास रहेगा। एक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग कहते थे जादू चल रहा है, जिस तरह से बहुत सारे उन्हें तो एक राज्यों में जीत दिखाई। अब आपको क्या लगता है नोटबंदी और इस सारे मसले के बाद क्या इमेज में फर्क पड़ा उनके? जादूगर की जादू एक बार चल सकती है, 2 बार चल सकती है, सदैव नहीं चल सकती। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि अंग्रेजी में कहा था that you can fool the people, some of the people all the time, but you can't fool all the people all the time. और वही वस्तु स्थिति आज भारत में है। जो अच्छे दिन के सपने दिखाते थे, जो सबका साथ और सबका विकास की बात करते थे, आज कब्रिस्तान की बात करते हैं। जो अच्छे दिन की बात करते थे, इस देश में किसानों ने हजारों लाखों किसानों आत्महत्या किया, लेकिन एक किसान की झोपड़ी में हमारे प्रधानमंत्री नहीं जा पाए। और बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये 2 उदाहरण हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। एक और अगर मैं पूछूं, आपके पिछले इलेक्शन में भी और आपके कई सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम में जो आपके बेटे हैं महाहरमन वो शरीक होते हैं, तो ये माना जाए कि अब आपके उत्तराधिकारी वही होंगे या वो भी? नहीं, वो अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कम उम्र में के हैं, अपना भविष्य वो स्वयं तय करेंगे। क्योंकि किसी के परिवार का सदस्य चुनाव के प्रचार में उनके साथ मौजूद है, इसमें से कई तर्क निकालना मैं उचित नहीं मानता। अब मैं उदाहरण के लिए मैं आपको दे देता हूँ। मैंने अपने पूज्य पिताजी का प्रचार शुरू किया था सन 1984 में, जब वे वाजपेयी जी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। मेरा क्या उम्र था उस समय? मेरा उम्र 13 साल का था। तो 13 साल की उम्र में अगर कोई, और ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, बच्चा अपने पिता या माता के पक्ष में कुछ प्रचार करे, तो उसमें से क्या निकालना उचित है क्या? जिंदगी, माता पिता होने के नाते हमारा दायित्व है कि अच्छे मूल्य, उच्च शिक्षा हम अपने बच्चों को प्रदान करें। उनकी ज़िंदगी उनको बनानी होगी। मेरे माता पिता ने कोशिश की कि मुझ में अच्छे लक्षण, अच्छे मूल्य, शिक्षा, ज्ञान मुझे दे पाएँ। उसके बाद मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाऊँ या न बना पाऊँ। और उसी तरह मैं समझता हूँ हर पीढ़ी में और आधुनिक ज़माना है,
आधुनिक ज़माने में आजकल हम अपने बच्चों को वही रास्ता दिखा सकते हैं, अंततः निर्णय उनका है। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आखिरी सवाल है ये, कभी होमवर्क करा पाते हैं आप बच्चों को, वक्त दे पाते हैं या उनके होमवर्क के बारे में बात आपने करते हैं? एक ऐसे नब्ज को पकड़ लिया जहां शायद एक ये प्रश्न है आपका जिसके लिए उत्तर देने में मैं विवश हूँ। पिछले 15 साल मेरे लिए अति व्यस्त रहे हैं। मेरी सोच विचारधारा सदैव रही है कि मेरे पूज्य पिताजी के लक्षण, उनके दिखाए हुए रास्ते पे मैं चलूं, उनके सपनों को मैं पूरा कर पाऊं, और सबसे महत्वपूर्ण सदैव अपने लोगों के बीच में रहूं, और राजनीति कम, उनके दिल में मैं एक स्थान में पा पाऊं। और ये सब लक्ष्य को की पूर्ति करने के लिए कभी कभी इस ज़िंदगी में जितना समय हम अपने स्वयं के परिवार को हम देना चाहते हैं, शायद हम न दे पाते हों। राजनीति में बहुत आसान हो जाता है 24 घंटे का दिनचर्या नहीं, लेकिन 26 घंटे का दिनचर्या। और कभी कभी वो बीमारी मुझ में भी आ जाती है, तो मैं भी ज़रूर ये सोचता हूँ कि नहीं, आज 1 घंटा निकाल लेना चाहिए था मुझे। और ये अफसोस कभी कभी तो होता है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि साल में एक बार केवल अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ नहीं, लेकिन अपनी माता के साथ भी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए कुछ समय हम लोग साथ में बिताएं, अकेले, एकांत में, एक परिवार के रूप में। पर और ये कहानी मेरी नहीं है, सभी जनसेवकों की होती है, सारे राजनीतिज्ञों की होती है कि हमारे लिए न सैटरडे रहता है और न संडे रहता है। सिंधिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने व्यस्त समय के बाद भी ईटीवी के लिए वक्त निकाला, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनसे हमने बहुत सारे मसलों पर बात की, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी, और उनके पॉलिटिकल जो उनकी उम्मीदें हैं और जो जिस तरह की फंक्शनिंग है उस पर भी बात की। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे और उनसे भी कैफियत चाहेंगे। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।